Hello students, I am Shiva Dhankar. I welcome you to the channel The Maths Decode. In this video हम प्रोबेबिलिटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आपने जो है पिछला वीडियो जो है देख लिया है। मैंने प्रोबेबिलिटी के बारे में 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी के बारे में पूरा ओवरव्यू दिया है कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं आपकी 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में। तो एक बार उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा अगर आपने वो वीडियो देखी है या फिर आपको प्रोबेबिलिटी का आइडिया है, देन आपको ये क्वेश्चंस जो है आज के समझ में आएंगे। अदरवाइज आज के क्वेश्चन समझने के लिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिना देरी के हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। आई रिकमेंड कि आप पिछली वीडियो जरूर देखें। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन इसने बोला कि 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। किन्हीं पॉपुलेशन में 5% व्यक्तियों के एंड 0.25% महिलाओं के हेयर ग्रे हैं, उनके बाल ग्रे हैं। हमने एक बंदा सिलेक्ट किया और एक बंदा ऐसे सिलेक्ट किया हमने जिसके बाल जो है ग्रे थे, और हमें ये बताना है कि उस बंदे के मेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जो बंदा हमने सिलेक्ट किया है, एज्यूमिंग दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। उसने बोला कि पॉपुलेशन में मेल और फीमेल इक्वल है, मतलब अगर 100 मेल है तो 100 ही फीमेल है। आप एक बार जरा मेरे को बताओ, अगर 100 मेल है 100 फीमेल है तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? 200। 200 में से हमें एक मेल सिलेक्ट करना है और मेल की संख्या है 100, तो टोटल हो गए 200, मेल हो गए 100। तो एक बंदा जो कि मेल होगा सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी आपकी 100/200, दैट इज 1/2। या फिर दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर x महिलाएं हैं और x ही पुरुष हैं तो टोटल जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2x, और एक हमें बंदा चाहिए जो कि मेल होगा, तो हो जाएगा x/2x, और वहां से भी आपकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आई। तो यहाँ से हम दो इवेंट बना सकते हैं। एक तो इवेंट ऐसी जिसमें हम वे बंदे कंसीडर कर रहे हैं जो कि मेल है, और एक इवेंट ऐसी जिसमें हम वे बंदे कंसीडर करेंगे कि जिसमें फीमेल। तो यहाँ पे दो इवेंट हम कंसीडर करते हैं। इवेंट इवन, इवेंट इवन हम क्या मानते हैं ना, मेल है, बंदे हैं ना, मेल है, हम ये वाले इवेंट मानते हैं। पर्सन तीन, और इवेंट E2 हम मानते हैं आपका द पर्सन वी आर सिलेक्टिंग इज फीमेल। ठीक है, अब इसके बाद इनकी प्रोबेबिलिटी भी तो चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था अगर 100 मेल हो जाएं तो फीमेल भी कितनी हो जाएगी? 100, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इसने बोला है कि इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल है। तो अब टोटल बंदे तो हो गए हैं 200। अब 200 में से एक बंदा हमें मेल चाहिए, तो मेल आने की प्रोबेबिलिटी है 100/200, यानी कि 1/2। और हमें एक बंदा फीमेल चाहिए, टोटल है 200, फेवरेबल है आपके 100, तो कितना हो जाएगा आपका 1/2। यानी कि ये बात तो तय हो गई कि अगर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड इक्वल नंबर ऑफ फीमेल है तो इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड इक्वल नंबर ऑफ फीमेल वाली पॉपुलेशन से एक मेल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, और एक फीमेल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी। यानी कि इवेंट E1 एंड इवेंट E2 की जो प्रोबेबिलिटी होने वाली है वो हो जाएगी 1/2 एंड 1/2। अब उसने बोला कि हमने एक ग्रे हेयर का बंदा सिलेक्ट किया है ना, ग्रे हेयर का बंदा, तो हम एक इवेंट मानते हैं ए, पर्सन हैविंग ग्रे हेयर, पर्सन हैविंग ग्रे। अब ये निकालो कि टोटल क्या प्रोबेबिलिटी है ग्रे हेयर वाले बंदों को सिलेक्ट करने की। और टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into probability of A/E2। अभी हमें A/E1 एंड A/E2 और चाहिए, तो A/E1 एंड A/E2 क्या होगा अभी बताता हूं मैं। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का मतलब क्या है? E1 हमने क्या माने हैं? मेल, और A हमने क्या माना है? हैविंग ग्रे हेयर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ग्रे हेयर फ्रॉम मेल, मेल में से कितने बंदों के हेयर ग्रे हैं, तो उसने क्वेश्चन में बोला है 5% के, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 5%, दैट इज
5/100. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ग्रे हेयर फ्रॉम फीमेल, फीमेल में से कितनों के हेयर ग्रे हैं, दैट इज 0.25%। परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो A/E1 एंड A/E2 भी आपके पास आ चुका है। तो आप निकालिए कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है हेयर ग्रे रहने वाले बंदों की। तो आएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई 5/100 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.25 अपॉन चले। यह जाएगा आपका सॉल्व करने पर क्या आएगा आपका 5.25 क्या आना चाहिए मेरे ख्याल से 5.25 डिवाइडेड बाय 200 प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है 5.25 यस। अब हमें निकालना है कि जो बंदा एक एक ग्रे हेयर का बंदा हमने सिलेक्ट कर लिया, अब वो बंदा मेल है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि हमें इवन इवन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन बीइंग मेल given that he has gray hair। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन में आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। नीचे क्या आ गया, वे सभी बंदे जिनके ग्रे हेयर है, और ऊपर क्या आ गया, वे मेल जिनके ग्रे हेयर है। तो होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम मतलब सभी की सभी पॉपुलेशन वे जो ग्रे हेयर रखते हैं, और ऊपर क्या जाएगा, वे मेल जो ग्रे हेयर रखते हैं। तो E1 का क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2 इंटू A/E1 का क्या प्रोबेबिलिटी है 5/100। ठीक है नीचे जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज 5.25 अपॉन 200। 200 से 200 कट जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे ख्याल से 500 अपॉन 5.525। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा 20/20। तो ये आपका आंसर जाएगा फाइनल। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप को आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें बोला सपोज दैट 90% ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ a random sample of 10 people are right handed। वैसे तो ये एक्सरसाइज हुआ कर चुकी है हमारी एनसीईआरटी में से, लेकिन आई विल ये जो क्वेश्चन आपका ये रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन। ठीक है रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल की क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। इसका फॉर्मूला होता है आपका NCX P to the power X and Q to the power N minus X। So this is the formula to find the probability of a random variable। ठीक है अब इसने बोला कि 90% पीपल आर राइट हैंडेड, तो ये जो इसने गिवन है ना 90% आर राइट हैंडेड, वो उसने में P की वैल्यू गिवन है। तो गिवन दैट P इज इक्वल टू 90%, 90% का मतलब क्या होता है 9/10। उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन हैविंग राइट हैंडेड एंड क्यू जो होता है, क्यू होता है आपका 1 माइनस, क्यू होता है आपका 1 माइनस क्यू यानी कि 1 माइनस 9/10 दैट इज 1/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन हैविंग राइट हैंडेड being right handed of that person is 9/10 and probability of a person being not right handed is 1/10। तो P and Q क्या है इसमें आपको पता चल गया। N का मतलब है नंबर ऑफ पर्सन वी आर टेकिंग एंड वी आर टेकिंग एयर 10 पीपल। तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी हो गई है आपके पास, N की वैल्यू हो गई आपके पास 10। लेकिन इसने बोला है कि एट मोस्ट 6, कि ज्यादा से ज्यादा छह बंदे राइट हैंडेड होने चाहिए 10 में से, वो हमसे ये पूछना चाह रहा है। जब ये एटमोस्ट बोलेगा तो एटमोस्ट बोलने के लिए जो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे वो फाइंड करोगे 1 माइनस NCH P टू द पावर X एंड Q टू द पावर N माइनस X। ज्यादा से ज्यादा 6 बंदे, तो हम क्या करते हैं ना, हम 6 से ज्यादा वाले बंदे निकालते हैं और उसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो 6 से ज्यादा वाले बंदे मतलब एक्स की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं 7 8 9 10। क्या पुट करने वाले हम 7 8 9 10। फिर जो 6 से ज्यादा बंदे हैं उनको 1 में से माइनस करेंगे, तो 6 से कम वाले बंदे जो राइट हैंडेड है वो हमें पता चलता है।
ठीक है, कैसे करना है आपको? चलो, अब ये आएगा आपका 1 माइनस एन सी एक्स। एन सी एक्स देखो, एन क्या है यहाँ पे, एन की वैल्यू आपके पास 10, और एक्स, एक्स का मतलब ये है कि आप बंदे कहाँ से चुनना स्टार्ट करेंगे। उसने बोला ज्यादा से ज्यादा 6 बंदे, ज्यादा से ज्यादा 6 बंदे राइट हैंडेड होने चाहिए, 6 से ज्यादा बंदे राइट हैंडेड ना हो। तो हम क्या कर रहे हैं, 6 से ज्यादा बंदे जो राइट हैंडेड है वो निकाल रहे हैं, उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वे बंदे आ जाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा 6 बंदे राइट हैंडेड है। तो 6 से ज्यादा वाला बंदे हम निकाल लेंगे, यानी कि 10C7, और यहाँ पर जाएगा पी, पी की वैल्यू कितनी है 0.9 की पावर 7, यहाँ पर जाएगा क्यू, क्यू कितना आपका 0.1 की पावर 3, प्लस फिर आएगा आपका 10C8 0.9 की पावर 8, एंड इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 0.1 की पावर 2। फिर आएगा आपका नेक्स्ट टर्म 10C9 0.9 की पावर 9, 0.1 की पावर 1। अगले टाइम आएगी आपकी 10C10 0.9 की पावर 10, 0.1 की पावर। तो ये आपकी वैल्यूज रखने के बाद एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो ये आएगा 1 माइनस समेशन, आर की वैल्यू हम 7 से कहाँ तक रख रहे हैं 10 तक, क्योंकि आर की वैल्यू इज 7 से लेकर 10 तक, एंड जो आपका एक्सप्रेशन है वो है 0.9 की पावर आर एंड 0.1 की पावर 10 माइनस आर। तो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस। तो रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला हमें ध्यान होना चाहिए। उसने बोला 90% पीपल राइट हैंडेड है, मतलब पी की वैल्यू गिवन है। अगर पी की वैल्यू गिवन है तो हम क्यू निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके, हमेशा पी और क्यू ऐसे ही कैलकुलेट किए जाते हैं रैंडम वेरिएबल। पी की वैल्यू हो गई 9/10, दैट इज 0.9, एंड क्यू की वैल्यू फिर कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगी 0.1। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें निकालना है फॉर्मूले में रखनी वैल्यूज। एन की वैल्यू 10 है क्योंकि उसमें 10 पेपर दिए हुए हैं। एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, जो क्वेश्चन में बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग। उसने बोला ज्यादा से ज्यादा 6 बंदे के राइट हैंडेड होने चाहिए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमने ज्यादा से ज्यादा 6 बंदे ना रखकर हमने 6 से ज्यादा वाले बंदे जो कि राइट हैंडेड होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली और उसको 1 में से माइनस कर दिया। मतलब एक्स की वैल्यू में क्या ली है 7, 8, 9 एंड 10। हमने देखा ये तो हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट है, इसको हम लिख सकते हैं समेशन आर इज इक्वल टू 7 से 10 0.9 की पावर आर एंड 0.1 की पावर 10 माइनस आर। ओके, ये रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन आपको समझ में आया। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोला ए लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। एक लीप ईयर की बात हो रही है, और व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडेज। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 53 ट्यूसडेज होंगे। तो हम एक बात तो जानते हैं कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन लीप ईयर। ए लीप ईयर, a leap year has 366 days, है ना। और we also know that कि we also know that कि 366 डेज में 52 वीक्स होंगे, 52 वीक्स एंड 2 डेज एक्स्ट्रा, 2 डेज एक्स्ट्रा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि 52 वीक्स में 364 डेज बन रहा है 52 वीक्स में। ठीक है, अब 364 डेज तो हो ही गए हैं, और उसने 366 डेज की बात की है, तो दो तो एक्स्ट्रा बच गए। चलिए, अब ये दो जो डेज है ये क्या क्या हो सकते हैं, ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचे वो क्या क्या हो सकते हैं, हम ये गैस करते हैं। यहाँ से हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन है, ये हो सकता है कि मंडे एंड ट्यूसडे हो, ये हो सकता है कि ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हो, ये हो सकता है कि वेडनेसडे एंड थर्सडे हो, ये हो सकता है कि थर्सडे एंड फ्राइडे हो, है ना। ये हो सकता है कि फ्राइडे एंड सैटरडे हो, ये हो सकता है कि सैटरडे एंड संडे हो, और ये हो सकता है कि संडे एंड मंडे हो, और मंडे ट्यूसडे तो हमने ले लिया है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 पॉसिबिलिटीज है। अब इसने बोला कि इन 7 पॉसिबिलिटीज में से क्या पॉसिबिलिटी है कि ये ट्यूसडे आ जाएगा, है ना। तो ट्यूसडे वाली कितनी पॉसिबिलिटीज है, एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी है और एक ये वाली पॉसिबिलिटी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास 2, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 7। तो इसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ
53 Tuesdays, probability of 53 Tuesdays. So number of outcomes in favor of outcomes in favor, और नीचे क्या आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी। तो फेवर में कितने आपके ट्यूसडे वाले दो कंडीशन है और टोटल आउटकम्स कितने हैं 7। तो 53 ट्यूसडेज होंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है 2/7। खाली ट्यूसडे ही नहीं, अगर वेडनेसडे की बात करेंगे तो भी 2/7 ही आंसर आएगा। खाली थर्सडे की बात करेंगे तो भी 2/7 आंसर आएगा। तो संडे की बात करेंगे तो भी आंसर 2/7 ही आएगा। ठीक है, तो आपसे इस क्वेश्चन में वो ट्यूसडे ना पूछकर कुछ भी पूछ सकता है, डजंट मैटर, आंसर 2/7 ही आना है। और 2/7 क्यों आना है, क्योंकि कुल मिला के कंडीशन यही बनने वाली है। और इन कंडीशन को देखते हुए तो हर दिन दो दो बार वाली कंडीशन में आ रहा है, तो 2/7 इसका आंसर हमेशा बनेगा। भले ही वो ट्यूसडे पूछे, भले ही वेडनेसडे पूछे, भले ही कुछ भी वो पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने बोला एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ ए पेशेंट हैविंग ए हार्ट अटैक इज 40%। 40% चांस है कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आएगा। अगर उस पेशेंट को हम मेडिटेशन और योगा करा देते हैं, देन 30% रिड्यूस हो जाते हैं चांसेस हार्ट अटैक के, लेकिन 70% चांसेस फिर भी रहते हैं। और उसने बोला कि अगर मेडिटेशन या योगा ना करा के हम उसको दवाई खिला दें तो 25% चांस रिड्यूस हो जाएंगे हार्ट अटैक के, लेकिन 75% चांसेस फिर भी रहेंगे। और उसने बोला आगे कि पेशेंट जो है ना एक टाइम पे केवल एक ही कोर्स कर सकता है, या तो उसको मेडिटेशन योगा करा दो या उसको दवाई खिला दो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दो इवेंट बन गई। दो इवेंट कौन सी, या तो पेशेंट को मेडिटेशन योगा कराओ या फिर पेशेंट को दवाई। तो यहाँ से दो इवेंट बनाते हैं। तो इवेंट इवन, और एक ये वो इवेंट है जिसमें पेशेंट को हम क्या करवा रहे हैं, मेडिटेशन एंड योगा का कोर्स करवा रहे हैं। मतलब टेकिंग पेशेंट टेकिंग कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। ठीक है, और इवेंट E2 क्या है, जिसमें हम उसको ड्रग्स खिला रहे हैं, दवाई खिला रहे हैं। तो पेशेंट हैविंग टेकिंग ड्रग। ठीक है, अब या तो पेशेंट मेडिटेशन योगा कर सकता है और या वो दवाई ले सकता है। तो यानी कि हार्ट अटैक से बचने के दो तरीके, उन दो में से केवल एक वो एट ए टाइम सेलेक्ट कर सकता है। तो इवेंट इवन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, क्योंकि दो तरीकों में से एक तरीका सेलेक्ट करना है 1/2। ऐसे ही इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इज गोइंग टू बी 1/2। और ये 1/2 क्यों होगी, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि या तो पेशेंट योगा मेडिटेशन करेगा या पेशेंट दवाई लेगा। टोटल आउटकम्स जो है दो हैं और फेवरेबल हमारा एक, या तो मेडिटेशन योगा। तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ई। अब उसने बोला कि चलो बंदे ने मेडिटेशन योगा ले लिया, बंदे ने मेडिटेशन योगा ले लिया और 30% रिड्यूस हो गए चांस हार्ट अटैक के, लेकिन 70% फिर भी तो है। तो यहाँ पे हम एक इवेंट बनाते हैं ए, जिसमें हम ये देखते हैं कि हार्ट अटैक आने के चांसेस कितने। तो पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक, पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक चांसेस, पेशेंट हैविंग द चांसेस ऑफ हार्ट अटैक, ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ। ठीक है, तो अब हमें निकालनी है टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी से पहले पहले हमें ये पता करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हार्ट अटैक गिवन दैट पेशेंट हैज टेकन द कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। बंदे ने मेडिटेशन योगा का कोर्स लिया है, लेकिन फिर भी उसको हार्ट अटैक आ रहा है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो 40% चांस तो है ही हार्ट अटैक आने की, लेकिन उसने मेडिटेशन योगा कर लिया, जिसकी वजह से 30% चांस रिड्यूस हो गई, तो बचे तो 70% अभी भी। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी कि पेशेंट विल हैव हार्ट अटैक if he has taken the course of meditation and yoga, and the patient will have heart attack if he has taken medicine। अगर उसने मेडिसिन ले ली है तो भी हार्ट अटैक के क्या चांसेस है, ये हमें पता करना है।
तो 40% चांसेस तो रहेंगे रहेंगे। अब उसने दवाई खा ली, 25% चांस रिड्यूस हो गए, तो 75% चांसेस तो अभी भी हैं बच्चों। तो ए बाई इवन भी आ गया आपके पास, ए बाई ई टू भी आ गया। अब हमें पता करना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी, कि व्हाट इज द टोटल चांसेस ऑफ ए पर्सन हैविंग हार्ट अटैक। और टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं चीख चीख के बता रहा हूँ पिछले 2 दिनों से, दोनों वीडियो में मैंने आपको बताया है। अब आपको तो रट जाना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई। ओके, इसमें वैल्यूज पुट कीजिए। इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, एंड ए बाई इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40/100 इंटू 70/100 प्लस ई टू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, एंड ए बाई ई टू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40/100 मल्टीप्लाई बाय 75। इसको सॉल्व कर लीजिए, दिया जाएगा आपका 7 4 कितना 28, तो 2800 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 4 5 20, 3000 आएगा मेरे ख्याल से, 3000, और अपॉन में आ जाएगा आपका 200 इंटू 200। हाँ ये जाएगा मतलब 2 इंटू 100 इंटू, तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 3000 प्लस 2800, 5800, और अपॉन में आ जाएगा आपका 2 इंटू 100 इंटू, ये तो हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसने बोला द पेशेंट सिलेक्टेड एट रैंडम सफर से हार्ट हार्ट अटैक। हमने एक पेशेंट सिलेक्ट किया जिसको हार्ट अटैक आया हुआ है। अब उस बंदे को हार्ट अटैक आ गया, अब हो सकता है कि उस बंदे ने योगा का कोर्स कर लिया हो सकता है कि उसने दवाई खा ली हो। अब इसने पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है द पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। बंदे ने मेडिटेशन एंड योगा का कोर्स फॉलो किया है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो योगा एंड मेडिटेशन वाली इवेंट है इवन, यानी कि हमको जो आंसर फाइंड करना है वो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन दैट ही हैज हार्ट अटैक। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन, और नीचे आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ। ठीक है, चलो अब इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इवन की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 इंटू ए बाई इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40/100 इंटू 70/100, और नीचे जो आएगा जगह का मैं तो थोड़ा ध्यान से देखना, नीचे आएगा 5800 अपॉन 2 इंटू 100 इंटू 100। 2 इंटू 100 से तो 2 इंटू 100 कट जाएगा, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये आपका आंसर बचेगा 28/58, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14/20। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप तो आपको ये क्वेश्चन मिस नहीं आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसने बोला इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट एक ऐसा डिटरमिनेंट होता है जिसमें 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगी। सेकंड ऑर्डर का मतलब 2 रो एंड 2 कॉलम। तो ए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, वो हम मान लेते हैं, देखो कुछ कुछ ऐसा, A11, A12, A21 एंड A22, ये एक सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अब इसने बोला कि जो इसका एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट है इसमें, A11, A12, A21, A22, ये 4 एलिमेंट है। इसने बोला ये या तो 0 है या 1 है। अब अगर ये या तो 0 है या 1 है, तो टोटल कितने ऐसे बन सकते हैं डिटरमिनेंट, पहले तो ये पता करो। तो टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के कितने डिटरमिनेंट ऐसे हैं, टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर which have element either 0 और 1। तो देखो एक बार ध्यान दो जरा, इस एलिमेंट को फिल करने के कितने तरीके हैं, 2।
दूसरे वाले एलिमेंट को फिल करने के भी दो तरीके, इसको भी फिल करने के दो तरीके, इसको भी फिल करने के दो तरीके। टोटल कितने तरीके हो गए? 2 × 2 × 2 × 2। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट बनने वाले हैं आपके, वो बनने वाले हैं 16। तो ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स बनेंगे 16 सेकंड ऑर्डर के, जिसमें एलिमेंट या तो 0 होगा या 1। अब इसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज पॉजिटिव। अब ये 16 डिटरमिनेंट आपने अलग अलग बनाए हैं, इनमें से कितने डिटरमिनेंट ऐसे हैं जिसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पहले ये पता। तो अब आपको पता करना है डिटरमिनेंट हैविंग पॉजिटिव वैल्यू। देखो मुझे तो पता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। आपको ना पहले तो बना के देखने पड़ेंगे सारे के सारे। यहाँ पर मैं नहीं बना सकता सारे के सारे, मैं आपको सिर्फ वही बना के दिखा रहा हूँ जिनकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो डिटरमिनेंट हैविंग पॉजिटिव वैल्यू, और वे डिटरमिनेंट हो गए, मैं देखो बताता हूँ आपको। एक तो होगा आपका 1 0 1 1। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर? वो आएगा पॉजिटिव। ये मैंने मैट्रिक्स का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पे डिटरमिनेंट आएगा, डिटरमिनेंट। एक तो ये आएगा, और एक आएगा आपका 1 0 0 1। और एक और आएगा आपका, 3 एलिमेंट बनने हैं जो भी पॉजिटिव वैल्यू देंगे। अब ये अपन है 1 1 0। तो ये 3 डिटरमिनेंट ऐसे हैं जो पॉजिटिव वैल्यू देंगे। इसके अलावा बाकी जो बचे, टोटल 16 थे, 16 में से 3 के तो हमें पॉजिटिव आंसर, बाकी जो बचे 13 है वो या तो नेगेटिव आंसर देंगे या फिर जीरो आंसर। अब देखो, अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर। तो 3 डिटरमिनेंट आपने ऐसे खोजे जो पॉजिटिव थे, और टोटल कितने डिटरमिनेंट्स हैं? टोटल 16। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 3/6। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सबसिस्टम्स से ए एंड बी। एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली में 2 सबसिस्टम्स हैं, ए एंड बी, या 2 मशीन है ऐसा। फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग procedures, the following probabilities are assumed to be known. सिस्टम ए फेल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। दोनों फेल होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15। अकेला बी फेल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझो, जब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स, तो इसमें अंडरस्टूड है कि बी भी फेल होगा ऐसा। ठीक है, जब मैं प्रोबेबिलिटी ए फेल्स कह रहा हूँ तो इसमें अंडरस्टूड है कि बी वाले भी इसमें जुड़े हुए हैं फेल होने वाले। और बोथ प्रोबेबिलिटी ए एंड बी दोनों फेल होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 है। और इसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल अलोन कितना है? 0.1। देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 सब सिस्टम है, सब सिस्टम ए, सब सिस्टम बी। हो गया आपके पास ए, और ये हो गया आपके पास। अब जरा ध्यान से मैं जो कर रहा हूँ उसको ध्यान से देख लेना बस। इसने बोला कि ए जो फेल होता है, अच्छा पहले ये देखो दोनों फेल हो रहे हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? 0.15। मतलब ये जो पोर्शन है ये आपका 0.15 0.15 प्रोबेबिलिटी है इसकी। मतलब अब ए फेल हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2। अब मैंने बोला ए फेल हो रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा सर्किल फेल हो रहा है। अब इस पूरे सर्किल के फेल होने में 0.15 भी तो ऐड है, समझिए आप। ये जो पोर्शन है, ये जो कॉमन पोर्शन है वो 0.15 है कि ए एंड बी फेल्स। और इसने जो फर्स्ट वाली कंडीशन दी है ये वाली, इसमें इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स। अब ए फेल्स का मतलब ये है ये पूरा सर्किल जो है फेल हो रहा है। अब इस पूरे सर्किल में ये कॉमन वाला पार्ट तो आ ही गया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ फिर ये क्या होगा? ये, तो ये पार्ट अगर निकालना है, इसे बोलते हैं ए अलोन। तो बोलते हैं ए अलोन, है ना। ये पूरा तो हो गया ए, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया? ए अलोन। अगर आपको ए अलोन निकालना है तो इस पूरे ए में से, इस पूरे सर्किल ए में से इस कॉमन वाले को माइनस करें। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले यहाँ पर मैं ए अलोन निकाल लेता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स अलोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स अलोन।
तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस पूरे ए में से यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स में से आपको माइनस करना है ये कॉमन वाला पोर्शन। कॉमन वाला पोर्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, समझे। तो ए फेल्स अलोन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ए फेल्स की प्रोबेबिलिटी है 0.2 माइनस पाएगा 0.15। तो ए फेल्स अलोन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स अलोन, ए फेल्स अलोन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.0। ये तो आ गया, ये सेकंड वाला पार्ट जो है ना पूरा हो गया। सेकंड वाला पार्ट देखो इसमें क्या पूछा कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स अलोन, ये ना सेकंड वाला पार्ट, ये मैं बताना। चलो अब देखो फर्स्ट वाले पार्ट में इसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स गिवन दैट बी हैज फेल्ड। अभी हमको बी फेल होने की बतानी है। हमें गिवन क्या है, हमें बी फेल्स अलोन गिवन है, यानी कि ये वाला पार्ट हमें गिवन है, बी फेल्स अलोन कितना है 0.15। 0.15 तो बी यहाँ पे फेल हो रहा है और कॉमन पार्ट में भी तो बी फेल ही हो रहा है 0.15। तो बी टोटल फेल हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो आपको ये पता चल जाएगा कि बी कुल मिला के कितना फेल हो रहा है। तो बी फेल्स अलोन यानी कि 0.15 एंड ए एंड बी फेल्स 0.1। तो बी फेल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स आ गई आपके पास 0.3। अब इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करोगे आप, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स गिवन दैट बी हैज फेल्ड। तो इस चीज का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि ए एंड बी की 0.15 और अपॉन में जाएगा बी फेल्स की प्रोबेबिलिटी जो भी आपने निकाली है 0.3। इसको सॉल्व कर लो तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1/2। आई होप तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, आगे बढ़े, नो प्रॉब्लम। अरे 5 से सीधा मैंने 7 लिख दिया, कोई बात। बैग फर्स्ट कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग फर्स्ट है जिसमें 3 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। एंड बैग सेकंड कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग फर्स्ट टू बैग सेकंड। बैग फर्स्ट से बैग सेकंड में हमने एक बॉल ट्रांसफर करी। अब जो बॉल हम ट्रांसफर कर रहे हैं हो सकता है कि वो रेड हो और हो सकता है कि वो ब्लैक हो, तो यहाँ से 2 इवेंट बन जाएंगी। तो यहाँ से 2 इवेंट बना लो, क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, मजा आ रहा है। तो इवेंट इवन बन जाएगी आपकी ट्रांसफरिंग ऑफ रेड बॉल, ट्रांसफरिंग ऑफ ट्रांसफरिंग रेड बॉल। और इवेंट E2 क्या मान लेते हैं, ट्रांसफरिंग ब्लैक बॉल, ट्रांसफरिंग ब्लैक बॉल। तो इवेंट E1 हो गई रेड बॉल को ट्रांसफर करना और इवेंट E2 हो गई ब्लैक बॉल को ट्रांसफर। अब इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब हमें रेड बॉल ट्रांसफर करनी है। पहले बैग में रेड बॉल है कितनी 3 और टोटल बॉल कितनी है 7। तो रेड बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/7। और ब्लैक बॉल्स कितनी है, मतलब अगर E2 की प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 जिसमें हम ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ब्लैक बॉल है कितनी 4 एंड टोटल बॉल्स कितनी है 7। तो रेड बॉल ट्रांसफर कैसे करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ब्लैक बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आगे बढ़ो, ट्रांसफर तो हमने कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद उसने बोला सेकंड बैग में से हम एक बॉल निकाल रहे हैं और वो बॉल रेड होनी चाहिए। तो कुल मिला के हमारे पास एक और इवेंट है, इवेंट ए, यानी कि ड्रॉइंग ऑफ रेड बॉल, ड्रॉइंग ऑफ रेड बॉल। अब रेड बॉल हमें ड्रॉ करनी है,
रेड बॉल ड्रॉ करने से पहले हम एक काम कर चुके हैं, या तो रेड बॉल ट्रांसफर करिए या ब्लैक बॉल ट्रांसफर करिए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल, और हमने जो बॉल ट्रांसफर की हुई है वो रेड है ऐसा मान लो। पहले हमने रेड बॉल ट्रांसफर कर ली और तब हम एक बॉल निकाले सेकंड बैग में। देखो, सेकंड बैग में 4 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अब पहले मैं ये लेके चल रहा हूँ कि मैंने रेड बॉल ट्रांसफर करी है। अगर मैंने एक रेड बॉल ट्रांसफर कर दी दूसरे बैग में, तो दूसरे बैग में रेड बॉल कितनी हो गई? 5, क्योंकि पहले 4 थी और एक अब हमने ट्रांसफर कर दी, तो दूसरे बैग में रेड बॉल हो चुकी है 5, और टोटल बॉल हो जाएंगी 10, क्योंकि ब्लैक भी उसके अंदर 5 है सेकंड बैग के अंदर। तो 5 तो हो गई रेड बॉल और टोटल हो गई आपके पास 10। तो ये हो गई आपको रेड बॉल ट्रांसफर करने के बाद सेकंड बैग से जब आप रेड बॉल निकालोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल गिवन दैट हमने ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर ली है। इस बार हमने क्या ट्रांसफर किया है? ब्लैक बॉल। ठीक है, अब दूसरे बैग के अंदर 4 रेड बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल है, और एक ब्लैक बॉल और ट्रांसफर कर दी, तो 6 ब्लैक बॉल हो गई। और रेड बॉल कितनी रही फिर भी? 4 ही, क्योंकि पहले भी 4 थी और अभी भी 4 है। तो रेड बॉल हमें निकालनी है, रेड बॉल रहे उसमें 4, और टोटल बॉल हो चुकी है उसमें 10। ये आपको समझ में आया? अब निकालते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। अब E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी? 3/7, एंड A बाय E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/10, प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी? 4/7, एंड A बाई टू प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/10। तो सॉल्व कर लो, जाएगा 15 और 16 31/7। ये तो आ गई आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकालने की, भले ही आपने रेड बॉल ट्रांसफर करी हो, भले ही आपने ब्लैक बॉल ट्रांसफर। अब निकालते हैं कि चलो बॉल तो ट्रांसफर हो गई, अब हमने एक रेड बॉल निकाल भी ली। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने ब्लैक बॉल ट्रांसफर की थी, तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं हम E2 कंडीशन में। मतलब हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ that we transferred black ball given that we have drawn red ball। हमने रेड बॉल तो निकाल ली, अगर रेड बॉल हम निकाल चुके हैं तो नीचे तो रेड बॉल निकालने की टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और ऊपर आ जाएगी ब्लैक बॉल निकालने वाली, ब्लैक बॉल ट्रांसफर करने वाली कंडीशन, जो कि ये वाली कंडीशन है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/7, एंड A बाई E2 की 4/10, और अपॉन में आ जाएगा 31/7। 70 से 70 कैंसिल आउट हो जाएगा, और सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16/30। और ये आ गया आपका। आई होप तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपके अंदर बहुत सहन शक्ति है भाई साहब। का मतलब ये है आप बढ़िया स्टूडेंट हैं, मजे से पढ़ते रहिए। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए, और जय हिंद।